शेयर क्या होता है? शेयर होता है किसी भी चीज का एक छोटा सा हिस्सा। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट पढ़ रहे हैं, यानी कि हम सिक्योरिटीज मार्केट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर शेयर शब्द का मतलब है किसी भी कंपनी के मालिकाना हक में एक छोटी सी हिस्सेदारी। अब वो हिस्सेदारी एक जो निवेशक है उस तक कैसे पहुंचती है, कोई कंपनी अपनी जो हिस्सेदारी है वो निवेशक तक कैसे पहुंचाती है, हम उसके बारे में आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और अपना ज्ञान थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के निर्गमन, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज। इश्यूज किस चीज के? इश्यूज हमारे शेयर्स के, मतलब कि कोई कंपनी किस किस प्रकार के द्वारा, किस किस जरिए के द्वारा अपने शेयर्स एक इन्वेस्टर तक पहुंचा सकती है, हम उसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जल्दी से क्लिक कीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, विभिन्न प्रकार के निर्गमन, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज। प्रथमतया हम इसको शुरू करेंगे तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है प्रथमतया निर्गमन को जन, अधिकार या निर्गमन श्रेष्ठता, यानी कि ये तीन बातें इसने बोली। जन मतलब पब्लिक, जन मतलब पब्लिक, उसके बाद बोला उसने अधिकार, अधिकार मतलब राइट, और उसके बाद उसने बोला निर्गमन श्रेष्ठता, मतलब निर्गम श्रेष्ठता मतलब प्रेफरेंशियल इश्यूज, प्रेफरेंशियल इश्यूज। इसके बाद बोला प्रेफरेंशियल, यानी कि हमारे जो इश्यूज हैं वो बेसिकली तीन हिस्सों में हमने विभाजित कर लिए, पब्लिक, राइट और प्रेफरेंशियल। आपको नीचे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जनता, यानी कि हमारा पब्लिक, दूसरा है हमारा अधिकार, यानी कि हमारा राइट, और तीसरा जो पॉइंट है वो है अधिमान्य, या फिर इसको हम बोल सकते हैं निर्गमन श्रेष्ठता। निर्गमन श्रेष्ठता मतलब हमारा प्रेफरेंशियल। ये हमारे तीन पॉइंट्स हैं, तीन उसके पार्ट्स हैं, यानी कि तीन तरीके हैं जिसपे क्या शेयर को इशू किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं कि आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। हमने इसको वर्गीकृत कर लिया, यानी कि हमने इसको डिवाइड कर लिया तीन हिस्सों में। किस चीज को? शेयर के इशू को। जहां जन तथा अधिकार पहलुओं में कई नियम शामिल हैं, जो जन और अधिकार वाले हैं उसके अंदर कई नियम शामिल हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के उसके अंदर प्रोसीजर्स हैं, उसके क्या बोलते हैं उसको, प्रोसीजर एंड डिटेल्स हैं उसको, ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। इसके बाद है निजी, स्थापनापन्य या निर्गमन श्रेष्ठता अपेक्षाकृत सरल है। जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है प्रेफरेंशियल, वो इन दोनों से थोड़ा इजी है। ठीक है, निर्गमन का प्रकार नीचे दिया गया है, नीचे किया गया है, यानी कि इसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रारंभिक जन अर्पण। क्या है? प्रारंभिक जन अर्पण। इसको हम बोलते हैं IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। अब ये होता क्या है? IPO वह है जब किसी बिना सूची वाली कंपनी ने जनता के लिए या तो नया सिक्योरिटी निर्गमन करती है या अपनी वर्तमान सिक्योरिटी बेचने का प्रस्ताव रखती है, या एक ही समय पर दोनों कार्य करती है। यह कार्य जारीकर्ता के सिक्योरिटी को सूचीबद्ध करने तथा व्यापार के लिए काम आसान बनाने का कार्य करती है। तो यानी कि IPO के अंदर दो मेन बातें होंगी। कौन सी मेन बातें होंगी? जो भी शेयर इशू होगा वो क्या होगा? वो शेयर हमारा फर्स्ट टाइम इशू होगा, फर्स्ट टाइम पब्लिक को इशू होगा। जो भी शेयर इशू होगा वो
फर्स्ट टाइम पब्लिक को इशू होगा, तभी वो आईपीओ कहलाएगा। अब दूसरी बात क्या है इसके अंदर? दूसरी बात यह है कि शेयर इशू होने के बाद वो शेयर हमारी सिक्योरिटीज मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिस्ट हो जाएगा। यानी कि हम उस शेयर को फिर अपने सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। तो उसके लिए मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक अपना आईपीओ का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ के अंदर क्या होता है? कोई भी कंपनी का नाम हम ले लेते हैं, जिस नाम को हम सभी लोग पहचानते हैं, पेटीएम। सभी लोग जानते हैं पेटीएम को। पेटीएम कंपनी का शेयर अभी तक हमारे सिक्योरिटीज मार्केट पे ट्रेड नहीं होता है। यानी कि पेटीएम कंपनी का शेयर आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। जो भी मैं यहां पर आपसे बातें शेयर कर रहा हूं वो सिर्फ एक उदाहरण के लिए है। पेटीएम कंपनी का शेयर मान लेते हैं किसी भी शेयर सिक्योरिटी मार्केट पर ट्रेड नहीं हो रहा है। पेटीएम कंपनी के पास अभी अपना बिजनेस करने के लिए पर्याप्त धन है, लेकिन कुछ समय के बाद हम बात कर लेते हैं हम साल के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, 2010 की बात करते हैं। पेटीएम कंपनी स्टार्ट होती है, इसके पास मनी है, मनी अवेलेबल है। कंपनी स्टार्ट हुई 2010 में, मनी अवेलेबल है, बिजनेस स्टार्ट किया। 2012 में कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया, यानी कि अपना बिजनेस थोड़ा बढ़ाया। तो मनी कहां से लिया? रिलेटिव्स और बैंक से ले लिया। 2012 में कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया और मनी कहां से लिया? रिलेटिव्स और बैंक से ले लिया। अब कंपनी को थोड़ा और एक्सपेंशन करना है। पहले कंपनी क्या करती थी? पहले कंपनी सिर्फ रिचार्ज करती थी। अब कंपनी पहुंच गई 2018 में। अब कंपनी को अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है और एक और बड़ा एक्सपेंशन। उसके लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। अब ये मनी कहां से आएगा? क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। बैंक से दोबारा ले लें, रिलेटिव से मांग ले? जी नहीं है उनके पास इतना, बैंक भी देने को तैयार नहीं है। तो 2018 आते आते पेटीएम कंपनी के मालिकों ने देखा कि 2018 आ गया है, हमारी जो पहचान है मार्केट में, लगभग सभी बच्चे से बच्चा हमारी कंपनी का नाम जानता है। तो क्यों ना इस नाम का, इस पहचान का फायदा उठाया जाए। क्यों ना हम अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बनाकर आम जनता से पैसे मंगवाएं। ठीक है, क्या बोला कंपनी ने? क्या सोचा? क्यों ना हम कंपनी की हिस्सेदारी बनाकर आम जनता से पैसे मंगवाएं। तो कंपनी ने क्या किया? अपने शेयर्स, क्या किया कंपनी ने? अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करने के लिए लॉन्च कर दिए। क्या कर दिए? लॉन्च कर दिए। शेयर्स पब्लिक को इशू करने के लिए लॉन्च कर दिए। अब कंपनी के शेयर्स पब्लिक तो खरीद लेगी, लेकिन खरीदने के बाद पब्लिक उस शेयर का क्या करेगी? मान लो मैंने इस कंपनी का शेयर खरीद लिया, कुछ समय के बाद मुझे वो शेयर बेचना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो परेशानी होगी बेचने में, क्योंकि ये जो शेयर है ये किसी भी मार्केट के ऊपर अभी ट्रेड नहीं हो रहा है। तो मुझे बेचने के लिए ढूंढना पड़ेगा कि कंपनी ने किस और दूसरे इंसान को शेयर बेचा है, या फिर कोई और इंसान जो मुझसे शेयर खरीदना चाहता है, या फिर मान लीजिए मुझे शेयर खरीदना है इस कंपनी का, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि किस इंसान ने इस कंपनी का शेयर खरीदा था, और मैं उसके पास जाऊंगा, उससे पूछूं कि भाई साहब आपको कंपनी का शेयर बेचना है क्या? अगर उसने हाँ बोल दिया तो मैं उससे खरीद लूंगा, लेकिन नहीं बोला तो मेरा पर्पस पूरा नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? हमारी सेबी ने गाइडलाइंस बनाई हुई है। क्या गाइडलाइंस बनाई हुई है? कि कोई भी कंपनी पहली बार पब्लिक को जब इशू करेगी तो उसके बाद
उसका शेयर क्या हो जाएगा, लिस्ट किया जाएगा। कहां पे लिस्ट किया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे क्या किया जाएगा, उसका शेयर लिस्ट किया जाएगा, ताकि जिन भी लोगों को ये शेयर इस इशू के दौरान, जिस किसी भी लोगों को ये शेयर इस इशू के दौरान मिले, वो आसानी से स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर उसको बाद में अगर बेचना चाहे तो बेच पाए, बेच सके, अपना पैसा वापस निकलवा सकें। ठीक है, तो इसलिए वो कंपनी का शेयर पहली बार इशू होने के बाद क्या होता है, लिस्ट होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। आपको इतना क्लियर हुआ प्रारंभिक जन अर्पण यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर अगर हम समरी में देखें तो कोई भी कंपनी पहली बार जनता को अपनी नई सिक्योरिटी जारी करती है, या फिर उसके पास जो ऑलरेडी शेयर्स हैं उन्हीं को जनता को बेचने का प्रस्ताव लेकर आती है, या फिर ये दोनों ही काम वो एक साथ कर सकती है। अब ये सिक्योरिटी जारी करने के साथ साथ एक काम और होता है। वो काम क्या है, जो शेयर है कंपनी का वो सिक्योरिटी मार्केट में लिस्ट किया जाता है, ताकि जो निवेशक हैं जिन्होंने वो शेयर खरीदा है या फिर जो और लोग खरीदना चाहते हैं, वो सिक्योरिटी मार्केट की सहायता से बाद में उस शेयर को खरीद या बेच सके आसानी से। तो इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद है जन उपलब्धता का अनुसरण, मतलब जन उपलब्धता का अनुसरण। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जन उपलब्धता का अनुसरण, आगे का निर्गमन। यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर होने के बाद, एक बार इनिशियल पब्लिक ऑफर होने के बाद जब कंपनी को दोबारा पैसे की जरूरत पड़ती है, तब जो कंपनी शेयर जारी करती है उसको हम क्या बोलते हैं, जन उपलब्धता का अनुसरण। इसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, तब होता है जब पहले से सूचीबद्ध कंपनी या तो जनता के लिए नया सिक्योरिटीज बनाता है या जनता को निर्गमन दस्तावेज के माध्यम से बिक्री का प्रस्ताव देता है। अब एक बार लिस्ट होने के बाद जब भी कंपनी अपना शेयर जारी करेगी जनता को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आगे का निर्गमन। यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्दर इशू। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे फर्दर इशू। ठीक है, यानी कि पहली बार क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि प्रारंभिक जन अर्पण। उसके बाद क्या होगा, जन उपलब्धता का अनुसरण यानी कि आगे का निर्गमन, फर्दर इशू। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो कि है अधिकार उपलब्धता यानी कि राइट इशू। राइट इशू क्या होता है ये आपको डिटेल में पढ़ना होगा, अभी आपको बताते हैं। तब होता है जब पंजीकृत तिथि पर किसी सूचीबद्ध कंपनी ने अपने वर्तमान शेयरधारकों को नई सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है। मतलब कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी उनको और शेयर देना चाहती है। यानी कि जो पहले से ही मालिक है उनको और हिस्सेदारी बेचकर कंपनी पैसा मंगवाना चाहती है। अधिकार सामान्यतः निर्गमन से पहले सिक्योरिटी की संख्या के विशेष अनुपात में प्रस्तावित की जाती हैं। यह निर्गमन उस कंपनी के लिए अधिक उपयुक्त है जो अपने वर्तमान शेयरधारकों को साझेदारी से हटाए बिना अपने पूंजी को बढ़ाना चाहता है। मतलब कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो पोर्शन है शेयर का, उसको हटाए बिना, कम किए बिना क्या करना है, साझेदारी से हटाए बिना पूंजी बढ़ानी है कंपनी को, अपने कैपिटल बढ़ानी है। कंपनी को और पैसा चाहिए, और कंपनी ये भी नहीं चाहती कि नए शेयर होल्डर्स आए। कंपनी ये चाहती है जो ऑलरेडी मेंबर हैं, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, वही और शेयर हमसे खरीद लें और वो पैसा हमें दे दे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं लाइव, जो आज की डेट में चल रहा है हमारा, वो है राइट इशू ऑफ रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस कंपनी ने अपना एक राइट इशू लॉन्च किया है। यानी कि आपके लिए बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल है यहां पर कि राइट इशू क्या होता है। तो इसको हम रीड करते हैं। ये मेल आया है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास रिलायंस कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स हैं। तो क्या मेल आया है, देखिए, डियर शेयर होल्डर्स, सब्जेक्ट क्या है मेल का, राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर्स का राइट इशू किया जा रहा है।
रेफरेंस हम इसको पढ़ेंगे, इशू ऑफ 42,26,26,894 पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। राइट इक्विटी शेयर्स, ये क्या होंगे हमारे? राइट इक्विटी शेयर्स ऑफ अवर कंपनी फॉर कैश एट अ प्राइस ऑफ ₹1257 पर राइट इक्विटी शेयर। 1257 रुपए के अंदर हमें वो शेयर मिल रहा है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹1247 पर इक्विटी शेयर, यानी कि जो शेयर हमें इशू किया जा रहा है उसकी फेस वैल्यू है कितनी? 10 रुपए, और प्रीमियम कितना है? 1247 रुपए, और टोटल कितना हो गया? 1257 रुपए में हमें ये शेयर इशू किया जा रहा है। जबकि आज की डेट में मार्केट प्राइस अगर रिलायंस कंपनी के शेयर का देखें तो 1450 के आसपास है। तो यानी कि डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हो गया हमारा 702, अराउंड 200 रुपीज का डिफरेंस है। यानी कि मार्केट रेट से 200 रुपए कम पे हम लोग, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो वर्तमान में शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारक हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप हमारे और शेयर खरीद लो। ठीक है, तो इसमें जो हमारे वर्तमान के शेयर होल्डर्स हैं उनका भी फायदा है, क्योंकि उनको 200 रुपए कम में नया शेयर मिल रहा है। ठीक है, और कंपनी का भी फायदा है, कंपनी को भी पैसे मिल जाएंगे। अब इसके अंदर और डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। तो इतना मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि राइट शेयर क्या होता है। राइट शेयर होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, यानी कि जो वर्तमान में शेयर धारक हैं कंपनी के, उनके लिए कंपनी ऑफर लेके आती है कि आप लोग अपनी कंपनी का शेयर और खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो ये होता है हमारा राइट शेयर। क्या होता है? राइट शेयर। ये है हमारा राइट इशू। आफ्टर दैट, श्रेष्ठता उपलब्धता कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, ये 1956 हट गया बेटा, अब 2013 हो गया है। यानी कि 2013 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा व्यक्तियों के समूह के चुनाव के लिए एक शेयर प्रस्ताव या परिवर्तनीय सिक्योरिटी है जो न तो अधिकार उपलब्धता और न जो निर्गमन है। यह किसी कंपनी द्वारा इक्विटी पूंजी बढ़ाने का शीघ्रतम माध्यम है। अब क्या बोल रहा है? प्रेफरेंशियल इश्यूज। जो हमारा प्रेफरेंशियल, जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, प्रेफरेंशियल इशू क्या है? प्रेफरेंशियल इश्यूज जो हमारा कंपनीज एक्ट है, कंपनी का कानून जो है, जिसके कानून के अनुसार कंपनी चलती है, उसके अनुसार वो एक तरीका है कि एक सेलेक्टेड समूह, यानी कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही हम अपने शेयर जारी करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए किसी बैंक को अपने शेयर जारी कर दिए, किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने शेयर जारी कर दिए, तो इससे फायदा क्या होता है कि कंपनी को, आम जनता को बार बार नहीं बोलना पड़ता कि आप हमारे शेयर्स खरीदो, और कंपनी एक या दो लोगों के पास जाकर ही अपने सारे शेयर्स बेच सकती है और आसानी से पैसा उनसे ले सकती है। तो ये इसका फायदा है। निर्गमन करने वाले कंपनी को सेबी दिशा निर्देश के अध्यात्म में वर्णित कंपनी अधिनियम तथा आवश्यकताओं का पालन करना होता है। इसमें जो सेबी नियम बनाते हैं उनका पालन करना है, कंपनी के जो नियम है उनका पालन करना है, जिसमें मूल्य, नोटिस द्वारा बताना इत्यादि साथ साथ शामिल है। जिसमें मूल्य और नोटिस ये सब शामिल है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट के अंदर क्या है? चार्ट के अंदर है हमारे इशू, यानी कि निर्गमन। निर्गमन क्या होता है? निर्गमन हमारा 3 प्रकार का है। जनता यानी कि पब्लिक, जनता को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक। इसमें हम इसको आईपीओ भी बोल सकते हैं। उसके बाद है हमारा अधिकार। अधिकार मतलब क्या हो गया? राइट। और उसके बाद है अधिमान्य मतलब प्रेफरेंशियल। ये हमारे 3 इसके प्रकार हो गए। अब जो हमारा आईपीओ है उसको हमने फर्दर 2 हिस्सों में बांटा है। पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जो हमारा जनता का पब्लिक वाला इशू है उसको हमने आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और दूसरा क्या हुआ हमारा यहां पर? एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफरिंग।
आईपीओ और एफपीओ। दूसरा है हमारा एफपीओ यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि सबसे पहले हमने इश्यू को 3 भागों में बांटा, पब्लिक, राइट और प्रेफरेंशियल। उसके बाद जो हमारा पब्लिक है उसको हमने 2 भागों में बांटा, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग मतलब एफपीओ। अब इनके अंदर भी हमारे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, यानी कि फ्रेश इश्यूज और ऑफर फॉर सेल। ये दोनों के अंदर ही सेम है, फ्रेश इश्यूज और ऑफर फॉर सेल। यानी कि हमने क्या किया, कोई नया शेयर जारी किया या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसको हमने जनता को इशू करने के लिए रिक्वेस्ट किया कि हम ये शेयर इशू करना चाहते हैं, आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। उसी तरह फर्दर पब्लिक ऑफरिंग के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट आएगा। आईपीओ का कॉन्सेप्ट तब इस्तेमाल होता है जब कंपनी का शेयर सिक्योरिटी मार्केट पे लिस्टेड ना हो, और एफपीओ का कॉन्सेप्ट लिस्टिंग होने के बाद जितने भी इश्यूज होंगे उसमें हम क्या बोलेंगे, एफपीओ वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर वाला। इतना क्लियर हुआ आपको? आगे चलते हैं। इशू प्राइस यानी कि निर्गमन मूल्य। अब इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस वह मूल्य जिस पर प्रारंभ में कंपनी के शेयर को प्राथमिक बाजार में निर्गमन किया जाता है, निर्गमन मूल्य कहलाता है। जब यह व्यापार करना प्रारंभ करता है तो बाजार मूल्य निर्गमन मूल्य से ऊपर या नीचे हो सकता है। अब हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या है? इशू प्राइस। इशू प्राइस होता है जब कंपनी अपना इशू लेके आती है, उस टाइम पे जो प्राइस होगा वो क्या होगा? इशू प्राइस। हमारा इशू प्राइस मार्केट प्राइस से, जो मार्केट प्राइस है इससे कम भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, या फिर मोर भी हो सकता है, यानी कि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस शेयर की कितनी डिमांड है, उस शेयर को कितने लोग खरीदना चाहते हैं या कितने लोग बेचना चाहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फटाफट से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाइए और मेरा हौसला बढ़ाइए। आगे का पार्ट लेकर मैं बहुत जल्द आपके पास फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग FMM गुरु।